अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, 28 फरवरी को शुरू होने वाली जंग ने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया था। ईरानी ने कई शहादतें दी। अगर बात करें आयतुल्ला खामनाई की और उसके बाद अली राजानी की, एक के बाद एक आला अफसरान को खो दिया। ईरान ने भरपूर न कि सिर्फ रिटेलिएट किया बल्कि खित्ते में अपना लोहा भी मनवाया, अपना हुर्मुज़ पे मुकम्मल कंट्रोल भी रखा। सुपर पावर के आगे घुटने नहीं टेके। और उसी वक्त हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान ने दोनों फरीकैन के दरमियान सालसी का किरदार भी अदा किया। ये वो वक्त था जब दुनिया पाकिस्तान के किरदार को सराह रही थी। 47 ईयर्स बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद टॉक हुई, जब दोनों फरीकैन ने इस्लामाबाद का रुख किया और मुज़ाकरात को हक में शक्ल देने के हवाले से मुलाकातें भी हुई। 2 हफ्ते पहले की अगर बात की जाए तो एक बार फिर हमने देखा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान झड़प हुई, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें जारी रखी। और अब ये बताया जा रहा है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी पार्लियामेंट में खिताब किया कि बहुत जल्द ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जिनेवा में हो जाएंगे। पहले ये बताया जा रहा था कि ये जंग तवील होगी, लेकिन इसका क्रेडिट सिर्फ पाकिस्तान को जाता है। ईरान में जब जंगी सूरत हाल थी तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसकी क़यादत तेहरान में मौजूद थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तेहरान का दौरा भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस दौरे पे उनके हमरा थे। पाकिस्तान की अंतः कोशिशों ने अब मशरिक़ वस्ता में अमन कायम करने का वाज़ेह सबूत दे दिया है। पहले तो पाकिस्तान पे ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, लेकिन पाकिस्तान ने बारहा इसकी तरदीद की और ये भी बताया कि पाकिस्तान विक्टिम है। जिस तरीके से मशरिक़ वस्ता में इस वक्त अमन की बातें की जा रही हैं तो पूरी दुनिया पाकिस्तान की सालसी के किरदार को सराह रही है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को सराह रही है। मोहसिन नकवी जिस तरीके से मुतहरिक हुए, और हमने ये भी देखा कि हफ्ते में 3 दफ़ा भी उनका तेहरान का दौरा हुआ, जिसमें उनकी वहाँ के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात हुई, स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी उनकी मुलाकात हुई, और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जिस तरीके से मुकम्मल इख्तियार ईरान का रहा, ये भी पूरी दुनिया ने देख लिया। इस वक्त 14 निकात पे बातचीत हो रही है और ये बताया जा रहा है कि जिनेवा में ये मुआहिदा मुकम्मल हो जाएगा। साथ ही ये भी बता दिया गया है कि ईरान के जो एसिड फ्रीज हैं वो भी अमेरिका की जानिब से फिल फौरी रिलीज किए जाएंगे। इसमें किस हद तक अमेरिका का फायदा हुआ और ईरान ने क्या खोया क्या पाया, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मंसूर जाफर, एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल अफेयर्स। इनके हमरा है अजीम सब्जवारी, कमाडोर रिटायर्ड वजील हसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप तीनों के वक्त का। सबसे पहले रुक कर लेते हैं मंसूर साहब का। मंसूर साहब, 28 फरवरी को जंग का आगाज हुआ था और हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने सालसी की बात की, और अब ये बताया जा रहा है कि 19 जून को जिनेवा में ये मुआहिदा हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक तो इस जंग में पाकिस्तान के इस सफारतकारी और सालसी का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ ये तो अब एक जिसे कहना चाहिए नविश्ता दीवार है। और इस वक्त जिसे कहना चाहिए पूरी दुनिया का अगर कोई मौजूद डिस्कशन है तो वो यही फायरबंदी और उसके नतीजे में पाकिस्तान का जो किरदार है उसको न सिर्फ सराहा जा रहा है बल्कि इस हद तक उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है कि आइंदा के जो मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स इस वक्त जारी हैं रीजन के अंदर भी, चाहे वो लबनान की जंग है या उसके साथ साथ गजा पीस बोर्ड का मामला है, पाकिस्तान को अब उस हवाले से भी एक सालस के तौर पे, एक ब्रोकर के तौर पे, जो पीस ब्रोकर के तौर पे देखा जाने लगा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए न सिर्फ एक बहुत बड़ी ओपनिंग भी है बल्कि उसके साथ साथ बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि जिस नौइयत का एक कॉम्प्लेक्स किस्म का इशू था, खासतौर पे अमेरिका का ईरान पर हमला और उसके पीछे या उसकी सरपरस्ती जो कर रहे थे वो खुद नेतन्याहू और उनका इसराइल इस पूरी जंग के अंदर मौजूद था। तो ऐसे मौके पे ज़ाहिर है ईरान का कोई मिलिट्री कोई माइट में तो उनका मुकाबला नहीं था, ना कोई लॉजिस्टिक्स में मुकाबला था, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि ईरान ने भी अपना भरपूर मज़ाहमत और रेजिलियंस का मुजाहरा किया और उसके नतीजे में उन्होंने एक सुपर पावर जो है, और खास तौर पे उस सुपर पावर के मिडिल ईस्ट के अंदर जो मिलिट्री आउटपोस्ट है उसे भी नाको चना चबवाए और उसको जिसे कहना चाहिए टेट फॉर टैट जवाब देते रहे। मिसाइल के बदले मिसाइल, रॉकेट के बदले रॉकेट, ड्रोन्स के बदले ड्रोन जो है। और फिर उसके साथ साथ जैसे आपने पेट्रो में जिक्र किया कि इस जंग का जो बाई प्रोडक्ट है, जो आपदा हॉर्मुज़ की बंदर की शक्ल में, उस पर अपनी एक रिट कायम रखना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसको कई बार अमेरिका ने, उनके डिस्ट्रॉयर्स ने, उनकी जंगी कश्तियों ने तोड़वाने की भी कोशिश की उस रिट को, उसको मुतासर करने में, लेकिन ईरान ने जो है आखिरी वक्त तक बाय द टाइम वी स्पीक इस वक्त तक उसी की अमलदारी में है। और उसके बाद
अमेरिका को उस कब्जे को वागुजार कराने के लिए या उस कंट्रोल को वागुजार कराने के लिए खुद ईरान की नाकाबंदी करना पड़ी, ईरानी पोर्ट्स की नाकाबंदी करना पड़ी, जिसके नतीजे में यकीनन एक भूचाल की कैफियत ईरान के अंदर जरूर पैदा हुई। लेकिन मैं समझता हूँ उससे बड़ा भूचाल जो है वो खुद आपने हॉर्मुज़ की बंदिश के नतीजे में आलमी मईशत को जिस तरीके से स्ट्रैंगुलेशन का शिकार हुई, और जी उसके बाद पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, इंश्योरेंस कंपनीज, शिपिंग लेन, तमाम के तमाम जो है उनका बिजनेस जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ गया। अब मैं समझता हूँ कि जो फौरी रद्दमल के तौर पे जो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर तेजी और उसके साथ साथ तेल की जो मंडियां हैं जी उसमें फौरी तौर पे जो उनके जो रेट्स गिरने की इतलात और खबरें आ रही हैं, बिल्कुल वो भी इस जंग की बंदिश के हवाले से जो इस वक्त एक उम्मीद पैदा हुई है। और खासतौर पे उसका जो अगला मरहला जो कतर में एक माहदे से पहले कुछ मुज़ाकरात का एक दौर होना है कि जिसके अंदर उस उन 14 नुकात को एक फाइन ट्यून किया जाएगा ताकि उस पर हतमी तौर पर जिनेवा में एक दस्तखत हो। और पाकिस्तान के लिए यकीनन इस पूरे कज़िये में जो सबसे बड़ा एजाज है जी कि इस पूरे माहदे को इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया गया है। अगरचे ये माहदा जिनेवा में साइन किया जाना है, ऑस्ट्रिया में शायद जिनेवा में साइन किया जाना है, जी लेकिन इसका नाम जो है पाकिस्तान की उन इब्तदाई कोशिशों का और खासतौर पर बड़े सबर आजमा तरीके से जो पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने अपने ठीक है डिप्लोमेटिक स्किल का मुजाहरा किया, उसकी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी रिकग्निशन है। और इस पर पाकिस्तान की कौम, क़यादत, अस्करी और सियासी जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा कर सके वो कम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन यकीनन इस पूरे जो सीज फायर माहिदा है या इस जो ओवरऑल माहिदा तय पाने जा रहा सही है उसकी मैं समझता हूँ एक पूरी पहरेदारी भी करना पड़ेगी, क्योंकि जिस मुल्क का नाम इसराइल है वो खत्ते में एक बड़े स्पॉइलर के तौर पे नोन है। और आपने देखा कि जब 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 सीज फायर हुआ इसराइल ने उसको वायलेट किया, बिल्कुल और न सिर्फ वायलेट किया बल्कि एक नया महाज लबनान की सूरत में भी खोल लिया ताकि इस एक ही हल्ले में ईरान को भी लपेट लिया जाए और उसके साथ साथ उनकी जो एक आउटपोस्ट कह लीजिए हिजबुल्लाह की सूरत में मौजूद थी उसे बिल्कुल भी, ठीक है क्योंकि बिल्कुल इससे ठीक है पहले जाफिर साहब वजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं वजी साहब क्या समझते हैं आप ईरान ने शहादत बिल्कुल दी लेकिन ईरान ने इस पूरे टेन्योर में इस सीज फायर में इस जंग में बहुत कुछ पाया भी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जो पाबंदी ईरान पे लगाई गई थी, जो सेंक्शंस थे वो अमेरिका की जानिब से हटा दिए जाएंगे और साथ ही जो उनके एसेट फ्रीज थे लगभग 24 अरब डॉलर के करीब जो एसेट फ्रीज थे वो भी रिलीज किए जाएंगे अमेरिका की जानिब से। जी बहुत शुक्रिया खदीजा। अगर इस जंग को हम मुख्तलिफ तनाजुर से देखें तो इसमें काफी जगह पे ऐसा लगता है कि ईरान ने बहुत कुछ खो के बहुत कुछ पाया, बिल्कुल और जो ईरान के पास की शहादतें थी, जो उनकी इनिशियली जो उनकी सीनियर लीडरशिप थी जिनको न्यूट्रलाइज किया गया या जिनको शहीद किया गया, उनकी शहादतों के बाद ईरान ने काफी कुछ पाया। और ईरान आफ्टर दी वॉर जो है वो ज्यादा एम्बोल्डन होने के उसके पास बहुत से रीजंस हैं। अच्छा, ये जो 14 निकात की भी बात हो रही है, अगर हम उसको देखें तो ये कोई ऑफिशियली कम्युनिकेशन नहीं है कि ईरान की से महर उनकी तरफ से ये चीजें कुछ थोड़ी सी बाहर आई हैं। तो उसमें जो मैं इस डील को ऐसे देख रहा हूँ कि ये सीज फायर की एक्सटेंशन है फॉर अनदर 60 डेज। इसमें 60 डेज का अमेरिका और ईरान के पास टाइम अवेलेबल है कि वो अपनी जो डिटेल्स नेगोशिएशन है और जो डिटेल इशूज है उनको आयरन आउट कर सके और उनके अंदर अपने मामला को एग्री करके आगे चल सके। जिनमें कुछ मेजर मामला जो हैं वो यूरेनियम से रिलेटेड हैं, जिसके ऊपर अगले 7 दिन में काम होना है जी। और जो उनके एस्क्रो फंड्स हैं उसके बारे में, या जो ईरान को मुख्तलिफ जो फंड्स अवेलेबल होंगे उसके बारे में भी वो आप ये समझ लें कि वो जैसे जैसे शराइतें पूरी हो जाएंगी तब तक थोड़ा थोड़ा वो चीजें आगे चलती चली जाएंगी। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो अभी भी उधर ही है और अगले महीने भर में आप देखें कि अभी तकरीबन हमारे पास आधी, जब ये 60 डेज की जब आधी म्याद तकरीबन पूरी हो रही होगी तो तब यूएस का जो 250वां इंडिपेंडेंस डे है उसकी सेलिब्रेशन कंप्लीट हुई होगी। तो उसके लिए ये ईरान जो यूएस पॉलिटिकल लीडरशिप को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है कि वो अपनी सिक्योरिटी एटलीस्ट इन दी इंटरनल जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें उसको वो बार बार अपना नैरेटिव जनरेट कर सकें, क्योंकि उन्होंने
ये पीस डील की है, प्राइस को नीचे लेकर आए ऑयल के और ईरान को मजबूर कर दिया कि वो अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको अपना प्रोग्राम उसको छोड़ दें। सही। लेकिन इसमें जो कंटिन्यूस एक्टिव काइनेटिक जोन मुझे नजर आती है वो ग्रे जोन है बिटवीन दी इजराइल और लेबनान, क्योंकि उसके ऊपर या तो हल्की सी खामोशी है या फिर उन्होंने ये बात सुनने में आ रही है कि जो अभी तक इजराइल ने कब्जा कर लिया हुआ है लेबनान की लैंड का वो जी। इजराइल के पास ही रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में जिधर वो बात कर रहे हैं कि पहले 30 दिनों में जो ईरानियन नेवी है या आईआरजीसी की नेवी है वो मिल के जो नोड माइंस हैं या जो माइनिंग की है उसको वो साफ किया जाए, तो साफ किया जाए। तो फिर एक थोड़ा सा प्रोसेस है जो कि हमें आहिस्ता आहिस्ता देखना पड़ेगा। देखिए वजीर साहब, जिस तरीके से आपने कहा तो इसराइल की जानिब से उनकी जो कौमी सलामती के वजीर है उनका ये कहना है कि ये जो मुआहदा है ये सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान है और इसराइल अपनी जंग खुद लड़ेगा, इसमें इसराइल का इस मुआहदे में कोई लेना देना नहीं है। तो फिर से तो वाज़ेह सबूत ये मिल रहा है कि इसराइल जो है वो स्पॉइलर तो है ही लेकिन दोबारा भी लेबनान पे अटैक कर सकता है। ये तो बड़ी बात वाज़ेह है कि रिफ्ट जो एटलीस्ट हमें मीडिया के थ्रू पता चलते चली आ रही है बिटवीन द यूएस लीडरशिप एंड द इजरायली लीडरशिप वो थोड़ी सी अब ज्यादा वाज़ेह होगी। ये वाली जो उनकी स्टेटमेंट है ये उनकी एक डोमेस्टिक कंपल्शन भी आप समझ लें, बिकॉज वो इलेक्शन में जा रहे हैं और यूएस के मिड टर्म इलेक्शन है उससे पहले उनके इलेक्शन है इसराइल में, और जो नेतन्याहू को उनको जो पे दर पे जो सेटबैक्स हुए हैं जिसकी वजह से अब वो एक बोर्ड में है कि वो नाउ और नेवर वाले बोर्ड में होंगे। इस वजह से ये स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आएंगी, वो भी थोड़े से ऐसे स्टेप लेंगे जिसके वो बता सके कि हमने यूएस के इसके बावजूद हमने अपने एक्शन लिए। परहैप्स ईरान की तरफ से ये बड़ा क्लियर पिछली दफा भी हाईलाइट हुई थी बात कि ये जो पीस है ये ओवरऑल मिडिल ईस्ट में पीस डील होगी। उसके बाद एक और बात कि ये जो बात एक चल रही थी कि ईरान अमेरिका जो है वो अपने फौजी अड्डे इधर से कुछ कम करेगा। मेरा ख्याल है कि ये जो पिछले 100 दिनों के अंदर जो सर्ज हुआ था उसके ऊपर बातचीत होगी। अमेरिका जो है वो मेरा नहीं ख्याल के कोई ऐसा वायदा करेगा कि वो अपने कंप्लीटली इधर से अपनी मिलिट्री प्रेजेंस कम कर दे, बिकॉज मिडिल ईस्ट इज स्टिल अ टू इम्पोर्टेंट प्लेस टू बी देयर। थैंक यू। मंसूर साहब, क्या ये कहना गलत होगा कि ईरान ने अमेरिका को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है, क्योंकि सालों की जो पाबंदी थी वो अब ईरान पर ख़त्म हो जाएगी, जो एसेट फ्रीज थे उसकी अमाउंट भी अब ईरान को मुंतकिल हो जाएगी, और अगर ख़ास करके बात करें पाकिस्तान के हवाले से तो जो गैस पाइपलाइन का मुआहदा था पाकिस्तान का ईरान के साथ, अब ये बताया जा रहा है कि वो भी फुलफिल हो सकता है या उसमें भी मज़ीद पेशरफ्त आने वाले दिनों में हम देखेंगे। देखिए, जहां तक तो ये क्लेम है कि शायद ईरान ने जो है वो बहुत ज्यादा कोई इसमें विन किया है या कोई अमेरिका को नाको चने चुबाए हैं या कोई उनके घुटने लगवा दिए हैं, तो शायद इस मौके पे मेरा ख्याल है कि इस नोयत का जो रेटरिक है वो आप कह सकते हैं कि अपने जो लोकल नैरेटिव्स बयाने के लिए तो ठीक है, लेकिन जो जमीनी हकायक है वो बड़ी डिफरेंट स्टोरी बयान करते हैं। खासतौर पर जैसे आपने जिक्र किया कि जो ईरान को फवायद हासिल होंगे, खासतौर पर जो उस पर आलमी पाबंदियां थी बिलखुसूस जो अमेरिका की तरफ से आयद की गई थी, इसी तरीके से कुछ यूरोपीय कैपिटल्स की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, ये एक तकरीबन 40 साल की मुख्तलिफ मराहिल में लगी पाबंदियां हैं और ज्यादातर खासतौर पर पिछले 20 साल के अंदर लगाई गई थी। आपके इल्म में है कि इसमें बहुत सारी पाबंदियां ऐसी हैं कि जो खुद अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से लगी हैं, तो लिहाजा उनको अनफ्रीज करने का जो प्रोसेस है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और आपके इल्म में है कि अमेरिका में कांग्रेस से किसी भी चीज की मंजूरी लेना है वो इतना इजी जॉब नहीं है, और खासतौर पे ऐसे मौके पे कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपने साथ एक क्वेश्चन मार्क उस पर लगा हो, तो फिर वो किस तरीके से। दूसरे नंबर पे जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ईरान के लिए है कि ईरान को बैंकिंग चैनल से जो स्विफ्ट सिस्टम कहलाता है उससे डीलिंक कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो कोई भी अपने ट्रांजेक्शन, चाहे वो तेल की खरीदो फरोख्त हो या अदरवाइज कोई उसकी एक्सपोर्ट हो, वो बैंकिंग चैनल्स के जरिए वसूल नहीं कर सकता था। तो आप फौरी तौर पे अगर ईरान की बैंकिंग चैनल में वापसी हो जाती है तो मैं समझता हूँ अगर कोई सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है ईरान पर पाबंदियां हटने के बाद, ईरान के अलावा वो पाकिस्तान है। बीइंग हमसाया मुल्क पाकिस्तान के सरहद पर जो इस वक्त ईरान की गैस पाइपलाइन मौजूद है, अगरचे ईरान को उस बारे में बड़ी ग्रीवेंसेस हैं कि हमने टाइमली उसको जो है वो नहीं किया, और ईरान उसके बारे में कुछ कंपनसेशन या कुछ जुर्माने की बातें भी कभी उनसे सुनते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त ईरान की एहसानमंदी होगी
कि जो किरदार पाकिस्तान ने एक हमसाया मुल्क के तौर पे इस पूरे कज़िये को सॉर्ट आउट करने के लिए किरदार अदा किया है, तो ईरान उसके इनाम के तौर पे या उसके रिकग्निशन के तौर पे कम से कम वो जो उनके जहन में माजी में उस पाइपलाइन पे अमल दरामद ना होने की सूरत में जुर्माना या किसी बैन अवी फोरम पे जाने की बातें थी, उन्हें वो फोरगो करते हुए पाकिस्तान को वेलकम करें कि आइए आप अपनी गैस पाइपलाइन से कनेक्ट करें ताकि आपकी जो तवानाई का बुरान है, जरूरियात है, वो पूरी हो सके। तो ये मैं समझता हूँ एक जेस्चर ऑफ गुडविल भी होगा, और खासतौर पे हमारे मशरक और मगरब में जो इस वक्त हमारे मुल्क दुश्मन हमसाए बैठे हैं। अच्छा मंसूर साहब, एक मुतालबा था ईरान का कि जो हमारी बिल्डिंग्स और ब्रिजेस पर हमले किए गए हैं इजराइल और अमेरिका की जानिब से, तो उसका मुआवजा दिया जाए। और अब ये खबरें भी आ रही हैं कि उन निकात में से एक निकात ये भी है कि अमेरिका कुछ पैसे देगा ईरान को ताकि वो जो कंस्ट्रक्शन साइट्स थी जो तबाह हुई थी उन्हें फिर दोबारा से रीबिल्ड किया जाए। जी, अमेरिका की तारीख पे अगर नजर डाले तो वियतनाम से लेके इराक, अफगानिस्तान, किसी जगह पर भी अमेरिका को ये अखलाकी सबक नहीं, जुर्रत नहीं हुई कि वो अपने किए हुई बातों को जो है वो कंपनसेट करें। भी रिसेंटली उन्होंने जो गजा में तबाही फैलाई है इसराइल के साथ मिलके, तो इस नौयत की बात मैं समझता हूँ एक फार क्राई है कि अमेरिका से तवक्को रखी जाए। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे इराक में तबाही फैलाने के बाद वहां पे अपनी ही कंपनियों को रिकंस्ट्रक्शन का बिजनेस दिलवा के और फिर वहीं पे अपने ठेकेदार और अपने ब्लैक वाटर भिजवा के उस मुल्क का एक न तो दूसरा अमल खराब किया, बल्कि उसके बाद उस तबाही से दोबारा से उन्होंने अपनी इनकम जनरेट शुरू कर दी। ये कारोबार यकीनन अमेरिका का बड़ा मरहूब है, और शायद यहाँ पर ईरान में तो उनको इस बारे में शायद लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स की सूरत में कुछ ना मिल सके, लेकिन कुछ ऐसी इंटरनेशनल कंपनियां जरूर हैं जो तेल के मामले में और तेल के कुओं की सफाई के हवाले से वो मुमकिन है कि अपने जैसे कहना चाहिए किस्मत आजमाने के लिए ईरान के अंदर आ सके। लेकिन अदरवाइज कोई ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि अमेरिका या कोई और मुल्क, खासतौर पर ये भी तवक्को की जा रही थी कि खलीजी ममालिक, एक तो क्लेम ये भी किया जा रहा है कि इस वक्त ईरान के असासे बेच के जो है वो खलीजी मुल्कों को पहुंचने वाला नुकसान जो है वो पूरा किया जाए, क्योंकि अगले मरहले पे अमेरिका की ख्वाहिश है कि अमेरिका उन अरब ममालिक से कहेगा कि हमने आपके लिए, आपके दिफा के लिए, आपके बैकयार्ड को महफूज बनाने के लिए जो जंग लड़ी है, अब इसकी कीमत आप हमें अदा करें। जो हमारी आपके यहाँ बैटरियां सर्व कर रहे थे, दूसरी चीजें आपको असला गोला बारूद दिया था, अब उसका पैसा आप हमें अदा करें। तो अमेरिका की तारीख में तो कोई ऐसी कोई गुडविल जेस्चर नहीं है कि जिसमें उन्होंने अपनी तबाही और बर्बादी को कंपनसेट किया हो, क्योंकि बुनियादी तौर पे इस तरह का फैसला या इस तरह का इकदाम जो है वो उन्हें खुद अकम्पलिस बनाता है, जंग का शरीक मुजरम बनाता है, और वो अपने जुर्म का एतराफ करते हैं कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पे किसी मुल्क पर हमला किया है। जी, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अमेरिका ने जो तबाही फैलाई है ईरान पे, उसकी अमाउंट जो है हर्जाने के तौर पे वो ईरान को देगा। देखिए, अगर तो दे देते हैं तो बड़ी वेल एंड गुड, लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया कि उसकी तारीख ये नहीं बताती कि सारी तबाही और बर्बादी फैलाने के बाद वो वहां से मजीद कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए या सड़कें बनाने के नाम पे या तामीर और तरक्की के नाम पे तो आ सकता है, लेकिन अपना जो तबाही और बर्बादी फैलाई है उसकी कंपनसेशन वो कभी अदा नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से जैसे मैंने अर्ज किया कि वो खुद मुजरिम बन जाते हैं, वो अपने जुर्म का एतराफ करते हैं कि उन्होंने एक गलत काम किया और उन्होंने सिविलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाही और बर्बादी का निशाना बनाया, जो बजाते खुद एक जंगी जुर्म है। और बैन अवी फौजदारी अदालत में तो उनका केस, उनके खिलाफ केस बन सकता है कि उन्होंने एतराफी जुर्म के तौर पर या उस पर पर्दापोशी के लिए ये एक लिहाज से ईरान को एक सियासी रिश्वत दी है, और उस सियासी रिश्वत के तौर पर उन्हें माफ कर दिया जाए, उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई और ना की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वजी साहब, क्योंकि यूरेनियम के मामले पे कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने बयानात भी दिए और फिर ये भी बात हुई कि इसे किसी और मुल्क मुंतकिल किया जाएगा, जिस पे ईरान ने इनकार कर दिया, और अब ये बात हो रही है कि 60 दिन बाद जो है वो जोहरी हथियारों के ऊपर बातचीत भी होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे ईरान टोल ले रहा था, टैक्स की मद जो भी रकम वो वसूल कर रहा था, जिसपे चाइना को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से जो भी जहाज़ और शिप गुजरेगा, ईरान उससे टोल या टैक्स की मद में जो पैसे ले रहा था वो नहीं ले पाएगा। काफी सारी डील में ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ सीज़फायर एक्सटेंड हुआ है और ये केस मिला है तमाम पार्टीज को कि वो जल्द से जल्द मामले को सुलझा सकें। फॉर एग्जांपल हमने बात करते हैं जो जॉइंट जो डी माइनिंग ऑपरेशन होना है, जो माइन क्लियरिंग ऑपरेशन होना है, जो ईरानियन नेवी ने करना है। अच्छा, जब माइन क्लियरिंग ऑपरेशन हो रहा होगा तो इसमें लाजमी बात यह है
कि जो सिविल या मर्चेंट शिपिंग होगी उसको दोबारा से कोई उनके लिए प्रोसेस बनाना पड़ेगा ताकि वो माइंड क्लियरेंस को आसानी से होने दें और क्लियर से क्लियर होकर करते हैं। उसके लिए ईरान दोबारा से जो रीजनल फोर्सेस हैं दोबारा से कोई ऐसा मैकेनिज्म तरतीब दे सकते हैं जिसमें मर्चेंट शिपिंग को वो प्रोसेस फॉलो करते हुए गुजरना होगा। अगर वो फॉलो करते हुए गुजरना पड़े तो फिर उसके अगर कोई सर्विस चार्जेस हो तो वो टोल को सर्विस चार्जेस की बाद में भी एटलीस्ट डिमांड कर सकते हैं ताकि वो अपना स्टांस को मेंटेन कर सके। ये मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त वो तमाम फोर्सेस जो कि चाहती हैं कि पीस डील कामयाब हो उनको कंप्लीटली और क्लियरली अपनी जो नीयतें हैं वो क्लियरली सेट करनी पड़ेंगी। ये तमाम बातें कि जी ईरान को थोड़े से पैसे मिलेंगे, थोड़े से बाद में मिलेंगे, जो उसका फ्रोजन ईरानियन फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो उसकी ऑयल के बेचने के बाद हासिल होने से वो उसको कुछ मिल जाएगा। ये तमाम इंडिकेट कर रहा है कि ट्रस्ट डेफिसिट था और उस ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने के लिए इनिशियल कुछ इंडिकेटर्स हैं वो इंडिकेटर्स दिए जाएंगे। दोनों साइड एक दूसरे को इंडिकेटर्स देंगी ताकि दोनों साइडों का एक दूसरे के ऊपर उस नेगोशिएशन टेबल के ऊपर ट्रस्ट आ सके। वरना दोनों साइड्स के लिए आसान होगा अगर वो ये साइड करते हुए कि नहीं हमारा ये अच्छा जैसे वजी साहब हुआ तो हम इसको जी और इसको बाद में कंप्लीट कर दे तो अपने पास ऑप्शन रिटेन कर सकेंगे कि वो इससे एग्जिट कर सकें। अब दूसरी बात मैं इधर एक और जो थोड़ी सी दरमियान में रह गई कि पाकिस्तान का इसमें किरदार दो तरीके से बहुत है। पहला किरदार तो ये पाकिस्तान ने जो डील नेगोशिएट करने में किया पिछले तकरीबन 40-50 दिनों से बहुत हेक्टिक मामला चल रहे हैं, बाकी तमाम मामला चल रहे थे तो इसमें शटल डिप्लोमेसी हुई, कोर्ट डिप्लोमेसी हुई, डिप्लोमेसी एक जगह की बात दूसरी जगह पे कही गई जिसमें से जो वेंजेंस थी और जो इमोशन थे उसको निकाल के फिर ऑब्जेक्टिव बात एक दूसरे से दूसरी जगह आई। ये इम्पोर्टेंट बात है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस जंग जो फैलने का चाह था कि मिडिल ईस्ट में जंग फैल जाएगी उसको भी कंट्रोल किया, उसको भी फायर को जो थी उसको स्मदर किया ताकि लोगों को जो पीस को है उसको बिल्ड प्रॉपर किया गया ताकि जो हमारे मिडिल ईस्ट में हमारे ब्रदर मुल्क हैं वो पैसिफाई रहें और वो कोई ऐसा कदम ना उठा दें जिसके बाद वापसी ना हो सके। तो ये वाला जो दूसरा वाला फैक्टर है पाकिस्तान का वो समझ दिया इधर थोड़ा सा मिस हो रहा था तो आई थॉट कि इसको भी हाईलाइट कर दिया जाए। देख लीजिए अब आप बोलिए। बिल्कुल ठीक है। मंसूर साहब ये बताइएगा कि खलीजी ममालिक के साथ जो पहले ताल्लुकात थे अमेरिका के वो बेहतर थे, हवाई अड्डे भी वहाँ पे मौजूद थे और ये भी बताया जाता था कि ये उनकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे मामूल किए गए, लेकिन जिस तरीके से इंटरसेप्टर बैटरीज ख़त्म हुई इसे इसराइल मुंतकिल किया गया तो इस अरब कंट्रीज़ में हमने देखा कि मिसाइल भी दागे गए ईरान की जानिब से। क्या समझते हैं कि अब एक ब्रीच हो जाएगा दोनों ममालिक के दरमियान या जो एतमाद था खलीजी ममालिक को अमेरिका पे वो अब इस जंग के बाद ख़त्म हो गया है? देखिए जी जो ज़मीनी हकायक है वो तो यही बता रहे हैं कि अमेरिका की जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है वो उनके लिए असासा के बजाय एक लाइबिलिटी बन गई थी और ईरान की तरफ से जो पैदर पे हमले थे वो इसी बिना पर किए गए, इसी प्रिटेक्स्ट में किए गए कि इन हवाई अड्डों से या इन बेसिस से या इन गैरिजन से ईरान पर न सिर्फ हमले किए जाते रहे बल्कि वहां से इंटेलिजेंस भी फराहम की जाती। तो ईरान ने जब उन्हें निशाने पे रखा तो वहां से फिर वही जो उनके फौजी थे वो सिविलियन इलाकों में उनकी गैरिजन छोड़कर मुख्तलिफ होटल्स के अंदर मुख्तलिफ आबादियों के अंदर उन्होंने पनाह ली, जिसकी वजह से ईरान को इंफॉर्मेशन मिली तो ईरान ने उन आबादियों और उन होटल्स को और उन इस तरह के जो पब्लिक मकामात हैं उनको भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। ऐसी सूरत में वो जो एक पूरा सिक्योरिटी पैराडाइम था या एक मिलिट्री डॉक्ट्राइन था एक जीसीसी कंट्रीज के तहफ़्फ़ुज़ का, वो तो इस वक्त बुरी तरह मुतासर हुआ है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त इसी जंग बंदी के जलाओ में मुख्तलिफ एफर्ट्स पाकिस्तान की क़यादत में होती रही हैं कि जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और कतर ये मिलकर एक ऐसा कोई सिक्योरिटी अम्ब्रेला या कोई सेटअप जो है बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि जिसको रेप्लिकेट किया जाए दीगर जो जीसीसी कंट्रीज के अंदर भी। लेकिन इस वक्त जीसीसी की सफ़ों के अंदर खुद बड़ा इंतजार है। आपके इल्म में है कि यूएई इस वक्त वहां से ओपेक से भी निकल चुका है और उसके साथ साथ इसराइल के साथ ताल्लुकात, बहरीन के इसराइल के साथ ताल्लुकात, कुवैत भी तकरीबन। और ये भी खबर आई थी कि नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा भी किया था।
जी, वो गैर मुसद्दका इतलात थी, लेकिन बहरहाल ऐसी जंग के दिनों में इस नौइयत की बेपरखी उड़ाई जाती है, मोराल को बूस्ट करने के लिए भी और जी। बाज़ डिमोरलाइज़ करने के लिए भी। लेकिन हकीकत यही है कि इस वक़्त जो जो तकरीबन जीसीसी का हाउस है, वो भी इन ऑर्डर नहीं है, तो लिहाज़ा ऐसी सूरत में वो ज़्यादा वल्नरेबल होंगे सही। अगर ईरान जो है उनके साथ उनके बरादराना ताल्लुकात या कम से कम एक अच्छी हमसायगी के ताल्लुकात जो है, वो उसवार नहीं होते। ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ उन्हें वो हैवी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो सही। माजी में उन्होंने कर रखी थी और वो उनके लिए बवाल जान बनी। अब वो पाकिस्तान को एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है इस बार आजमाए, यकीनन उनको सही। इसराइल की बुज़दिली की शिकायत भी नहीं होगी, ना पाकिस्तानी की वजह से ईरान जो है ये जुर्रत करेगा उन पर हमले की। ये मैं समझता हूँ कुछ ऐसा एक मॉडल है, अगर आने वाले दिनों में इस पर कोई बात होती है तो शायद ये खित्ते की जो सिक्योरिटी जो स्ट्रेटेजिक एक जो डेप्थ है उसको प्रोटेक्ट करने के हवाले से एक बड़ा कारगर नुस्खा हो सकता है। लेकिन जाहिर है इस पर बात इस पूरी जंगबंदी के माहिदे पर अमल दरामद के बाद ही की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मंसूर जाफ़र साहब आपके वक्त का। वजी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।